is Mansi Bhati in association with Tarna Publications. So in the previous lectures, we have discussed about Newton's laws of motion, forces and types of motion. And in the today's class, we will discuss about the topic motion. So अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करें और वीडियो को जरूर देखें एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. So let us start today's class with the topic motion. So to describe a motion, what we need an object and an observer. किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको समझने के लिए हमारे पास में दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है. पहली चीज़ है ऑब्जेक्ट, दूसरा एक ऑब्जर्वर जिसे हम बोल सकते हैं कि रेफरेंस हमें पता होना चाहिए. हम यहाँ पे वी आर टेकिंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. एक एक्स वाई जेड एक्सिस का हम एक फ्रेम ले रहे हैं. दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, हम एक एक्स वाई जेड एक्सिस का फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं. यहाँ पे कोई पॉइंट पी मान लिया. दिस इज एन ऑब्जेक्ट. हम एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करें. सपोज दिस इज पी और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट जाएंगे एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. इसका मतलब ये है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हम मान के चल रहे हैं, मतलब कहाँ से हम उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर करते हैं, कहाँ से हम उसकी पोजीशन का पता लगाते हैं, उसके लिए हमारे पास में पैरामीटर्स, कहाँ से हम उनको नापना स्टार्ट करेंगे. हमें कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ से कितने डिस्टेंस के ऊपर है? तो हम इसे यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट मान के चल रहे हैं. इस पॉइंट ओ से सपोज हम जितनी भी मेजरमेंट्स है वो लेते हैं. तो हमने इस एक ऑब्जेक्ट को ले लिया P, जो जिसकी पोजीशन इस तरीके से है एक्स वाई और जेड एक्सिस. अगर हम वेक्टर के अंदर बात करें तो वेक्टर के अंदर हम पोजीशन वेक्टर लेते हैं और उसे हम R से डिनोट करते हैं. और एक्स एक्सिस का मतलब यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज I. वाई एक्सिस के अंदर जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज जे कैप. ये जो कैप होता है ये वेक्टर को डिनोट करता है. और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज के वेक्टर. तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करना चाहे तो वी विल हैव द वैल्यू आर वेक्टर विच इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के प्लस जेड के कैप. दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट P. ये तो हो गई यहाँ की बात. अब हम समझते हैं, दोबारा से वहीं आते हैं. हमने क्या पढ़ा था? ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर. तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इज देयर एनी टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज अटैच्ड विद अर्थ. हम अर्थ की बात करें तो अर्थ किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम कर रही है? टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये हो गया, मैं आपको इससे पहले एक चीज और बता देती हूँ. दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास में होते हैं. वन इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकंड इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि अगर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे हमने ये एक्सिस मान लिए थे, अगर इसको हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चल रहे हैं तो कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या वो रेस्ट पे है तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा. और अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में नहीं होकर किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी मींस इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज अदर देन कांस्टेंट, मतलब मींस वी कैन से कि वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो एक्सेलरेटेड हो गया. इस तरीके का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसे हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अर्थ जो होता है, मैं आपको उसका आंसर भी देती हूँ. अर्थ जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि ये क्या है, हमें पता है कि सन के अबाउट वो रोटेट कर रही है, बट एट द सेम टाइम द अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस. अपने अक्ष पे भी पृथ्वी घूर्णन करती है. ये लाइन आपने पढ़ी होगी. इसका मतलब ये है कि अगर वो इस तरीके से, ये हमारा सन है तो ये मोशन तो होगा ही, इसके साथ साथ वो अर्थ जो है वो इस तरीके से अपने अर्थ के अबाउट रोटेट करते हुए इसका रोटेशन कंप्लीट करती है इस तरीके से. तो ये क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया. बट हम जितनी भी कैलकुलेशंस करते हैं, जितनी भी चीजें पढ़ते हैं वो हम अर्थ के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चल रहे हैं. तो यहाँ पे भी जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे या हम जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं वो अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चल रहे हैं. ठीक है, तो अब हम ये लेते हैं कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की हम बात कर रहे थे कि सपोज इस डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मोशन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं. कि सपोज यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है, एक इस तरीके का हमने एक कार्ड समझ लीजिए, कोई भी व्हीकल हमने इसको यहाँ पे लिया हुआ है. ठीक है, उसके अंदर इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है
ठीक है। और ये है एक ऑब्जर्वर जिसको हमने बोल दिया ऑब्जर्वर पी, इसके नाम दे दिया हमने, दिस इज ऑब्जर्वर पी। एंड आउटसाइड दिस कार्ड, आउटसाइड दिस व्हीकल, दिस ऑब्जर्वर इज क्यू। तो इस तरीके का एक अरेंजमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो व्हीकल है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसके अंदर एक ऑब्जर्वर है p, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, और एक इसके बाहर है एक ऑब्जर्वर जिसको हमने ऑब्जर्वर क्यू नाम दे दिया। तो हम रेस्ट और मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं? तो रेस्ट और मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इससे मैं आपको बताती हूँ कि सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग its position with respect to an observer, then that object is said to be in motion। मतलब क्या हुआ, उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक रेफरेंस पॉइंट, एक ग्राउंड पॉइंट मान के चला, जीरो से हम जब स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो इन दैट केस वी विल से कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी मोशन में है। अगर हम दूसरी बात करें रेस्ट की, तो अगर वो ऑब्जेक्ट, हम इसका उल्टा बोल देंगे वही चीज इस तरीके से कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। इसको मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि वो स्टेशनरी है ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी मीन्स इन रेस्ट। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं कि सपोज अगर आप किसी रोड पे चल रहे हैं तो आप बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, कुछ रेस्ट में है, कुछ मोशन में है। तो वो आप चीज कैसे पता चल रहा है, आप उसको देख रहे हैं, आप अपने आप को रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं और फिर आप उसको देख रहे हैं कि सपोज कुछ जो पेड़ है वो वहीं पे है, तो वो नहीं चल रहे, मतलब पर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। या आप देखेंगे आपके साथ में बहुत सारे गाड़ियां हैं, बहुत सारे ट्रक है, वो मोशन कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से, उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो वहां पे आप खुद ऑब्जर्वर हैं, ठीक है, और आप उन चीजों को इस तरीके से देख रहे हैं। तो इसी के बेसिस पे हमने इन दोनों डेफिनेशन को बोला है। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, रेस्ट और मोशन को डिफाइन कर रहे हैं हम यहाँ पे सबसे पहले, जो कि इसके बहुत ही बेसिक से टर्म है जिसको हमको समझना चाहिए। तो वी कैन से कि व्हेन an object changes its position with respect to an observer, then that object is said to be in motion। मोशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वहीं अगर हम रेस्ट की बात करें तो वी कैन राइट इट एज व्हेन एन ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to an observer, then that object is said to be in rest, or we can say stationary। तो ये हमारे पास में डेफिनेशन आ गई किसकी, मोशन की और रेस्ट में, कि हम कैसे, तो हम किसी ऑब्जेक्ट को ये बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या वो एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, और कैसे किसी ऑब्जेक्ट के लिए हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है। तो यहाँ पे रेस्ट और मोशन ये तो दो टर्म्स है, ये रिलेटिव टर्म्स है जो कि किस पे डिपेंड कर रही है, ऑब्जर्वर के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, यू शुड नो दिस थिंग कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स एंड these are depending on the term that is observer। वो इस ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड कर रही है। यहाँ पे हम कोई भी ऑब्जर्वर बैठा है हम ऐसा मान के चलते हैं। तो वी कैन राइट नेक्स्ट पॉइंट इट एज रेस्ट एंड
motion are relative and depends upon an observer, depends upon the observer. इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड अब उस मोशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, जो पैरामीटर्स हमको चाहिए उनको हम इससे आगे अब पढ़ेंगे। जैसे किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें डिस्टेंस की जरूरत होती है, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है, या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं हम, कितना वेलोसिटी है या स्पीड है, कितना एक्सेलरेशन है उस ऑब्जेक्ट का। तो ये सब चीजें जो है, ये सब पैरामीटर्स जो है उस किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जरूरी होती है। इसको अब हम आगे स्टडी करते हैं। तो इन टर्म्स को समझने के लिए हमारे पास में एक डायग्राम है, दैट इज दिस काइंड ऑफ डायग्राम यू कैन सी ऑन द बोर्ड। तो हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे, देखो देयर इज एन अरेंजमेंट, सपोज एक कोई पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, बी है। तो ए से बी तक जाने के लिए हम 3 डिफरेंट पाथ्स का यूज कर रहे हैं, अलग अलग। अब आप देखते हैं आपके घर से कोई शॉप है, आप मार्केट में जाते हैं, वहां मार्केट तक पहुंचने के लिए आप अलग अलग रास्तों को यूज कर सकते हैं। बहुत डिफरेंट पाथ है, कोई शॉर्टकट से जाओगे या कोई दूसरे रास्ते से आप जा रहे हैं। तो हम उसी तरीके से इसको समझ रहे हैं यहाँ पे, तो कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमने 3 अलग अलग डिफरेंट पाथ्स चूज करे, एक्स वाई और जेड, उन पाथ्स को हमने दे दिया नाम। अब यहाँ पे हम इसी डायग्राम से हम ये 2 टर्म्स जो है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, पहली चीज, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। अगर आप ए से बी तक एक्स पाथ से जा रहे हैं, यहां से जाएंगे तो भी आप बी तक पहुंच रहे हैं। अगर आप यहां से जा रहे हैं ए से बी तक वाई पाथ से, तब भी आप बी तक पहुंच रहे हैं। और अगर आप ए से बी तक इस जेड पाथ से जा रहे हैं, तब भी आप ए से बी पॉइंट तक पहुंच रहे हैं। आपकी डेस्टिनेशन, इनिशियल पोजीशन आपकी ए है और फाइनल पोजीशन क्या है, बी है। तो ए से बी तक आप इन तीनों पाथ के थ्रू जा सकते हैं। तो जो लेंथ होगी वो तीनों के लिए अलग अलग है। यू कैन सी कि यहाँ पे लेंथ अलग है, यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, दैट इज द डिस्टेंस। सपोज अगर इस तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ डिस्टेंस के लिए आपको, हम कि सपोज हम इस तरीके से इसको कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे आप ग्राफ पढ़ते हैं तो हम इसको ग्राफ के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। डिस्टेंस में जो अभी हमने डेफिनेशन बोली इसकी लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, ठीक है। तो आप जैसे मैथमेटिक्स के अंदर आप स्टडी करते हैं कि 1 2 3 4 5, सपोज 1 2 3 4 and 5। तो यहाँ पे आप देखिए, हम सिंपल से एक चीज समझ रहे हैं कि अगर हम ये बात करें कि लेंथ की डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है, अपन सिंपल बोल रहे हैं डिस्टेंस इज 5 मीटर, तो वो 5 मीटर क्या है, डिस्टेंस लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड है। अब वो 5 मीटर को अगर आप इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ले रहे हैं तो 0 से 5 तक ये जो डिस्टेंस है ये भी कितनी है, 5 मीटर ही है। और यहाँ से अगर आप इधर मेजर करते हैं तो 0 से लेकर 5 तक की ये जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है, 5 मीटर ही है। तो यहाँ पे वो माइनस का प्लस का फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस प्लस का फर्क नहीं पड़ रहा है, जो डिस्टेंस रहेगी वो 5 मीटर ही रहेगी। अब माइनस शो क्या करेगा, सिर्फ माइनस डायरेक्शन को शो करेगा कि वो आपने इधर मेजर करी है, या प्लस जो है वो उधर है, माइनस जो इधर है, सिर्फ उसको पता, उससे हमें मतलब डायरेक्शन का पता चलता है प्लस और माइनस से। बट अगर हम सिर्फ डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसमें डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 5 मीटर है तो वो लेंथ 5 मीटर ही रहेगी। आप कहीं से भी देखोगे वो 5 मीटर को आप 5 मीटर ही मेजर करते हो, नो प्लस नो माइनस। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे बोल सकते हैं we can write it as it is the length of path covered by the object. This is known as distance, ठीक है। This is the scalar quantity, very first thing. स्केलर क्वांटिटी है ये। स्केलर क्वांटिटी 2 तरीके की क्वांटिटीज होती है हमारे पास में, स्केलर एंड वेक्टर।
यू कैन से हम इनिशियली इसको पढ़ते हैं दो तरीके की, बट ये होती तीन तरीके की, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। सो हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो सिर्फ स्केलर और वेक्टर को यूज करेंगे। स्केलर, दैट फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट डजंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। So those physical quantity having only magnitude is known as स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि जिसे हम बोलते हैं, कि सिर्फ उसका परिमाण उसके पास में है, डायरेक्शन का उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी जो क्वांटिटी होती है उसको हम अदिश राशि बोलते हैं या स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वहीं पे अगर हम वेक्टर की बात करें, जिसको हम आगे यूज करेंगे, इस वर्ड को भी आप सुनेंगे, तो वेक्टर की बात करें तो इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके पास में परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड होता है। इस तरीके की जो क्वांटिटीज होती है उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि। ठीक है, तो इसको हम आगे और स्टडी करते हैं। तो जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब यहाँ पे अपन ने ये देखा था ना कि वो x पाथ से जा रहा है या y पाथ से जा रहा है या z पाथ से, तो आप ये देखिए सबसे कम टाइम किसमें लग रहा है, मतलब सबसे कम लेंथ कौन से पाथ की है, ये जो y पाथ आपको दिख रहा है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो ये जो y पाथ है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द लेंथ, ठीक है, विच इज बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि इसका डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, दिस इज द स्पेसिफाइड डायरेक्शन फॉर दिस ऑब्जेक्ट, जिसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। सो वी कैन राइट इट एज इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ between initial and final position। It is the vector quantity। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के पास में डायरेक्शन भी होगा स्पेसिफाइड, तो वी कैन राइट इट एज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। हमेशा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ रहेगी, मतलब स्पेसिफाई होगी यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो अगर ये जो लेंथ है तो इसका जो मैग्नीट्यूड हम बोलते हैं दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन ए एंड बी। तो इसके लिए हम एक और चीज ऐसे बोल सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जानना जरूरी है, जो हमारे न्यूमेरिकल के अंदर केवल लैंग्वेज में गिवन होता है, वो क्या कि अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो सेम हो, सपोज यही चीज जो है आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ये इस तरफ जा रहा है, एरो जो स्पेसिफाई कर रखे हैं हमने कहाँ पे, A to B। अगर इस चीज को हम इस तरीके से लिखते हैं कि सपोज दिस इज A एंड दिस इज B, अगर हम इस चीज को इस तरीके से लिख देते हैं, ये सपोज यहाँ से A से B गया और फिर दोबारा से इस तरीके से यहाँ पे आ गया B to A, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हुई, सेम हो गई कि पहले A से B गया फिर B से दोबारा A तक आ गया, दैट मीन्स the initial and final positions are same। in that case the displacement will be zero, क्योंकि हमने क्या बोला था, it is the shortest length between initial and final position। ये पोजीशन डिपेंडेंट है, पोजीशन पे डिपेंड करे किस पे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, और अगर दोनों सेम है तो there will be no difference, no length covered, nothing। so यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। तो we can write it as notes if initial and final position of the object is same, then
displacement will be 0 इस केस के अंदर। एक और चीज हम इसके अंदर क्या देख सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन वो उसमें इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा प्लस उस डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा बोथ विल बी सेम, दोनों सेम ही होंगे, और जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा इस कंडीशन के अंदर। तो हम ये जो चीजें होती है ये हमारे न्यूमेरिक पर्पस से काम की होती है ताकि हम उन न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को समझ सके, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इन्हीं से रिलेटेड अब और चीजें हम आगे पढ़ते जाएंगे। ये बहुत बेसिक सी चीज थी सबसे पहले जिसको हम समझते हैं, और इन्हीं से रिलेटेड अब आगे चीजें और जुड़ती जाएगी। वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ग्राफ वगैरह सब यहीं से हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे के जो टॉपिक्स है वो हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद टर्न पब्लिकेशंस and please do like, share and subscribe our channel. Till then, stay at home, stay safe and utilize your lockdown period. Thank you.